जी हां दोस्तों, आखिर कोर्ट ने दे दिया वो आदेश जिसका था सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी को भयंकर डर। तो क्या फंस गए शर्मा और जाना पड़ेगा जेल? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या दोस्तों अब हिमंता बिस्वा शर्मा के दिन लद चुके हैं? क्या बीजेपी को भी अब एहसास हो गया है, बीजेपी आला कमान को, कि हिमंता बिस्वा शर्मा के नाम पर अब असम के अंदर उनकी सरकार रिपीट नहीं होगी? और क्या वाकई असम में जमीन पर कांग्रेस पार्टी की रणनीति, प्रियंका गांधी की मेहनत असर दिखा रही है? इसलिए हिमंता बिस्वा शर्मा की सारी तरकीबें, सारी साजिश, सारी रणनीति ध्वस्त होती जा रही हैं और उनके खिलाफ अब हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उस फैसले का प्रभाव उनकी राजनीति के साथ साथ बीजेपी की लुटिया किस तौर पर डूबेगा? क्या हिमंता बिस्वा शर्मा को जेल जाना पड़ेगा? विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के चुनावी समय में बहुत बड़ी दिक्कत बढ़ने जा रही है, क्योंकि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सीएम हिमंता को अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने के आरोप में सख्त नोटिस जारी किया लथाड़ते हुए। आपको बताएं कि दरअसल ये मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले पर तो पहले आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए, वहां से फैसला आएगा जरूर। फौरन उस मामले को हाईकोर्ट ले जाया गया। हाईकोर्ट ने सख्ती से नकेल कसते हुए नोटिस जारी किया। दोस्तों, ये नोटिस एक जनहित याचिका पीआईएल पर सुनवाई के दौरान जारी किया, जिसमें अदालत से मुख्यमंत्री को ऐसे बयान देने से रोकने के निर्देश देने की मांग की गई। आपको बताएं कि असम में कुछ ही सप्ताह में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। इससे पहले घुसपैठियों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा कानूनी पछड़े में फंस गए। ये पीआईएल प्रख्यात असमिया विद्वान हिरेन गोहाई और दो अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर की गई। याचिका में आरोप यह लगाया गया कि मुख्यमंत्री के कथित विवादित बयानों के वीडियो सार्वजनिक रूप से प्रसारित होने के बावजूद राज्य पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जब राज्य के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होती, तो इससे पीड़ितों और गवाहों में भय का माहौल बनता है और कानूनी उपाय निष्प्रभावी हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट रुख करने की सलाह दी थी, जब उन्होंने सीधे शीर्ष अदालत में मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। सीजीआई की अगुवाई में बैठी बेंच इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और जस्टिस अरुण देव चौधरी की खंडपीठ ने की। अदालत ने केंद्र सरकार, असम सरकार, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया। याचिका में मांग की गई कि मुख्यमंत्री सरकारी कर्मचारियों और सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को ऐसे भाषण देने से रोका जाए जिनसे कथित रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार को बढ़ावा मिलता हो, उन्हें राज्य से बाहर करने की बात कही जाती हो या नागरिकों को कानून अपने हाथ में लेने के लिए उकसाया जाता हो। साथ ही धर्म या भाषा के आधार पर वैमनस्य और घृणा फैलाने वाले बयानों पर रोक लगाने के निर्देश भी मांगे गए। दोस्तों, याचिकाकर्ताओं ने यह भी मांग की है कि नफरत भरे भाषणों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र आईपीएस या सीबीआई अधिकारियों से युक्त विशेष जांच दल का गठन किया जाए या फिर किसी सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश की निगरानी में जांच कराई जाए। अदालत ने सभी पक्षों से जवाब तलब करते हुए मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में निर्धारित की। दोस्तों, ये मामला उस समय हाई कोर्ट में पहुंचा जब सुप्रीम कोर्ट ने हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से हाई कोर्ट ले जाने के लिए कहा था। याचिका एक वायरल वीडियो को लेकर दायर की गई थी, जिसमें हिमंता बिस्वा शर्मा को मुस्लिम समुदाय के लोगों की ओर राइफल से निशाना साधते हुए गोली चलाते हुए दिखाया गया था। हालांकि इस विवादित वीडियो को बाद में असम भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया टीम ने अपने ऑफिशियल हैंडल से मजबूरन हटा दिया था। उधर दोस्तों, आप देखें इस पूरे परिप्रेक्ष्य में तो कुछ समय से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उदाहरण रहे हैं। आदित्यनाथ आरएसएस से नहीं आए थे, वो महंत बैद्यनाथ के शिष्य थे और गोरखनाथ मठ में पुजारी के रूप में प्रशिक्षित हुए थे। उन्होंने हिंदू वाहिनी नाम का संगठन बनाया। उनका हिंदू राष्ट्रवाद अयोध्या आंदोलन से शुरू हुआ, आरएसएस से नहीं।
लेकिन हिंदुओं के समर्थन और मुसलमानों की उनकी कड़ी आलोचना आरएसएस की विचारधारा से मेल खाती है। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन से देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके फैसलों और बयानों ने उनके हिंदू राष्ट्रवादी छवि को और मजबूत किया और वो आरएसएस के से सीधे जुड़े न होने के बावजूद बीजेपी के सबसे ताकतवर नेताओं में शामिल हुए। एक तरीके से हिमंता बिस्व शर्मा भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन उनका रास्ता और ज्यादा कठिन है। आदित्यनाथ आरएसएस से नहीं थे, लेकिन वो हिंदू युवा वाहिनी और एक हिंदू मठ से जुड़े थे। इसके उलट शर्मा कई साल तक असम में कांग्रेस पार्टी में रहे। जब उन्हें आगे बढ़ने में दिक्कत हुई तो उन्होंने पार्टी बदल ली। आदित्यनाथ एक हिंदू संगठन से दूसरे गए। इसी तरह आदित्यनाथ एक हिंदू संगठन से दूसरे में गए, जबकि शर्मा एक ऐसी पार्टी से गए जो असम में मुस्लिम वोटों पर निर्भर थी और उस पार्टी में शामिल हुए जो मुसलमानों का विरोध करती है। दरअसल अक्सर लोग ये नहीं समझते कि असम में मुसलमानों की आबादी की प्रतिशत ऐतिहासिक रूप से ज्यादा रहा है। जम्मू कश्मीर के बाद दूसरे नंबर पर था जब वो राज्य था। कुल संख्या में उत्तर प्रदेश में मुसलमान ज्यादा हैं, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से असम, पश्चिम बंगाल और केरला में मुसलमानों की हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। इसका एक बड़ा राजनीतिक मतलब है, अगर चुनाव जीतना है और साथ ही बीजेपी की विचारधारा को भी संतुष्ट करना है तो मुसलमानों के खिलाफ सख्त रुख अपनाना एक राजनीतिक रणनीति हो सकती है। यह साफ तौर पर चुनाव जीतने की रणनीति दिखाती है। जरूरी नहीं है कि विचारधारा के प्रति सच्ची निष्ठा हो। अगर असम की आबादी के करीब 1/3 हिस्सा मुसलमान हैं, अगर उनमें से बहुत कम लोग बीजेपी को वोट देंगे तो शर्मा को करीब 70% या उससे ज्यादा हिंदू वोट चाहिए होंगे। ऐसी स्थिति में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को एक मजबूत चुनावी रणनीति मानते हैं शर्मा। तो क्या शर्मा को कानूनी सजा मिलेगी? दोस्तों, शर्मा के हाल की कुछ सांप्रदायिक राजनीति की घटनाओं पर नजर डालें। उन्होंने कहा कि वो जितने हो सके उतने मदरसों को बंद करेंगे, जरूरत पड़ी तो जबरदस्ती, ताकि मुस्लिम युवा मौलवी ना बने। उन्होंने ये भी कहा कि अगर रिक्शा का किराया 5 रुपए मुसलमान का हो, असमिया यात्रियों को 4 रुपए देना चाहिए। अगर रिक्शा चालक मियाँ है, उन्होंने मियाँ शब्द का इस्तेमाल कभी अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के लिए किया, कभी बांग्लादेशी प्रवासी कानूनी और अवैध दोनों के लिए, और कभी असम के मुसलमानों के लिए, चाहे उनका मोल कुछ भी हो। यहां कोई बड़ा सिद्धांत नहीं है। जो भी ध्रुवीकरण बढ़ाएगा वही कहा जाएगा। सबसे ज्यादा भड़काऊ घटना एक सोशल मीडिया वीडियो थे जिसे बहुत ज्यादा देखा गया। उस वीडियो में शर्मा एक बंदूक पकड़े हुए दिखते हैं और उसे 2 मुस्लिम पुरुषों की ओर तानते हैं, जिनमें से एक ने टोपी पहनी हुई है। ये वीडियो असम बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट किया था और बाद में हटा दिया था। दोस्तों, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का लक्ष्य बनाते हुए शर्मा के साफ तौर पर एक राजनीतिक रणनीति है जिसका मकसद चुनाव जीतने की संभावना बढ़ाना है। लेकिन इसके बाद एक बड़ा कानूनी सवाल उठता है, क्या उनके बयान बोलकर वीडियो के जरिए कानून का उल्लंघन करते हैं और क्या उससे उन पर कानूनी कार्रवाई होगी? आखिर ऐसे बयानों और ऐसे वीडियोस के जरिए एक मुख्यमंत्री अगर राज का ऐसा करेगा तो इसका असर दूसरे नफरती चिंटुओं पर क्या पड़ेगा? क्या अब उनके लिए आने वाला रास्ता बेहद कठिन होगा? क्या इलाहाबाद क्या गुवाहाटी हाईकोर्ट का यह फैसला अगली सुनवाई पर हिमंता शर्मा के जेल जाने की एक स्क्रिप्ट है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।